रवि चोपड़ा, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एचपी कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एपेक्स कोर्ट को 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भूस्खलन अपनी चरम सीमा पर है। जंगली जानवरों का आतंक लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। जापान और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और समस्याएं एक सी हैं। जापान ने पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में कई परिष्कृत तकनीकी विकसित की है। जायका अपनी टेक्नोलॉजी से पहाड़ी वन क्षेत्रों में क्या है जायका? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जायका जापान की एक सरकारी एजेंसी है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेटेस्ट अपडेट है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने जायका प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए सहमति दे दी है। दूसरी अपडेट है कि 2014 से चल रही यह परियोजना जुलाई 2022 में खत्म होनी थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से कार्य बाधित रहा। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी। क्या है जायका? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जायका जापान की एक सरकारी एजेंसी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग प्रदान करती है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी क्षमताओं को मजबूत कर सकें। ईयर 2014 में जापान ओडीए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 674 करोड़ रुपीस का लोन एग्रीमेंट उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत साइन किया। योजना के प्रचार प्रसार के लिए न्यूज हेडलाइंस की कुछ सुर्खियां इस प्रकार थी। NH58 गढ़वाल रीजन और NH87 कुमाऊं रीजन से हटेगी भूस्खलन की बाधा। नेक्स्ट, जापान धनराशि देने के साथ ही विशेषज्ञ भी उपलब्ध करा रहा है। जापान की तकनीक से उन्नत होंगे उत्तराखंड के वन। जायका टेक्नोलॉजी से रुकेगा भूमि का कटाव। वन संरक्षण में उत्तराखंड पेश करेगा मिसाल। उत्तराखंड में जायका संवारेगी वन पंचायतों की तस्वीर। जाहिर है कि उत्तराखंड किसी भी योजना या परियोजना की पब्लिसिटी धमाकेदार ही करता है। प्रोजेक्ट के टारगेट्स थे 9 जिलों में इको रिस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिक बहाली, आजीविका सुधार, सामुदायिक विकास। 5 जिलों में भूमि कटाव नियंत्रण और आपदा मिनिमाइजेशन। 37,500 हेक्टेयर क्षेत्र में शत विकसित वनों को पुनर्जीवित करना। 500 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर लकड़ी उत्पाद वाले वृक्षों की प्लांटेशन करना। 20 गांव में मानव पशु संघर्ष के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम देना। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक नर्सरीज एंड मैनी मोर। कितनी मजेदार बात है कि जिस राज्य में देश के सबसे योग्य IFS ऑफिसर्स हैं और हजारों वनकर्मी हैं, उनको वनों को समृद्ध करने के लिए, जल संरक्षण हेतु चाल खाल चेक डैम बनाने के लिए, आजीविका सुधार के लिए बाहर देशों से टेक्नोलॉजी और कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, जबकि CSIR, UGC और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं इस फील्ड में रिसर्च के लिए। फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भूस्खलन अपनी चरम सीमा पर है। जंगली जानवरों का आतंक लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। 21वीं सदी में गांव में नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। आज हमारे किसान अपने उत्पाद को अपनी पीठ पर ढोकर मुख्य सड़क तक लाते हैं, जिसमें उनका अधिक समय लगता है, अधिक श्रम लगता है और उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। फिर हार कर वह पलायन जैसे विकल्पों के बारे में सोचता है। क्या ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि हमारी सरकार के पास, हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई समाधान नहीं है? जापान और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और समस्याएं एक सी हैं। जापान ने पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में
कई परिष्कृत तकनीकी विकसित की हैं। जायका अपनी टेक्नोलॉजी से पहाड़ी वन क्षेत्रों में भूस्खलन का उपचार करेगी। जापान की ये कंपनी लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट मानी जाती है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के हर घाव को दुरुस्त करेगी। वन विभाग ने NH58 और NH87 पर भूस्खलन की दृष्टि से 4 संवेदनशील स्थानों का चयन किया। ये हैं चीन सीमा को रोकने वाला नीलगाड़, पाडली नैनीताल में, जावड़ी प्रथम और जावड़ी द्वितीय रुद्रप्रयाग में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 साल की ये परियोजना 2 साल के एक्सटेंशन के साथ अपने अंतिम चरण की ओर है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं में अलार्मिंग 2900% की बढ़ोतरी हुई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार 2015 में भूस्खलन की 33 घटनाएं और 2020 तक ये संख्या बढ़कर 972 हो गई और लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 250 भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, चाहे फिर वो डैम्स का प्रोलिफरेशन हो या सड़कों का चौड़ीकरण ही क्यों ना हो, अकेले 4 धाम प्रोजेक्ट में 47,000 पेड़ों को काटा गया। रवि चोपड़ा, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड HP कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एपेक्स कोर्ट को 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में हुई फ्लैश फ्लड के बारे में बताया कि वहां 161 क्रोनिक लैंडस्लाइड प्रोन लोकेशंस थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पैरा ग्लेशियल जोन में नहीं बनना चाहिए था। इवन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डेटा बताते हैं कि 3 से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लैंडस्लाइड प्रोन स्पॉट्स हैं। NH125 में 174 फ्रेश कट स्लोप्स में से 102 लैंडस्लाइड प्रोन स्लोप्स थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, IIT रुड़की, FRI देहरादून जैसे इंस्टीट्यूट ने समय समय पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। बावजूद इसके अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। हिमालयन रीजन में इंडियन प्लेट 40 से 50 मिलीमीटर सालाना की दर से गति कर रही है। जब 2 या 2 से अधिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की जा रही है। टेंडर डलने के बाद प्रोजेक्ट ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया जाता है। प्रकृति आने वाले संकट की, आने वाले खतरे की घंटी बजा चुकी है। राज्य अनियोजित विकास का शिकार हो चुका है। आज भी समाधान मीटिंग्स में निकाले जाते हैं और पेपर्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्ज लेकर जायका जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना का 66% कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना का क्या फायदा हुआ, कोई चर्चा नहीं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार जायका के कार्यों की जांच के लिए SIT बनाए, क्योंकि ये विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश की साख बचाने का है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी ओपिनियन शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर पे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।